अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर में संज्ञा पढ़ेंगे, जिसको आप लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। बच्चों, हम लोग सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानेंगे, यानी उसके डिफिनेशन के बारे में, उसकी परिभाषा को जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखें बच्चों, यहाँ पर संसार की प्रत्येक वस्तु, स्थान, प्राणी एवं मन के भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब इस संसार में बच्चों कुछ भी जो वस्तु है उसका कुछ ना कुछ नाम है। बहुत सारे स्थान यानी प्लेस हैं, उसके कुछ ना कुछ नाम है। और हर प्राणी का कुछ ना कुछ नाम है। और हमारे मन में जो भी भाव होते हैं, मन के जो भाव होते हैं, उसके भी कुछ ना कुछ नाम है बच्चों। तो इन नामों को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब आती है बारी कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा के 3 प्रकार हैं बच्चों, यानी काइंड्स ऑफ नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें इसके 3 टाइप्स हैं। नाउन के 3 तरह के नाउन होते हैं, यानी संज्ञा होते हैं बच्चों। जो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। बच्चों, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। यहाँ देखें बच्चों, सबसे पहले चित्र में आप ऊपर देखें और सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करें। देखें यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, मैं बताती हूँ। पहले चित्र में लिखा हुआ है हमने हिंदी में बातचीत की। दूसरे चित्र में लिखा हुआ है हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तीसरे चित्र में है ताजमहल यमुना के किनारे है। तो बच्चों, इसमें जो हिंदी है, हमने हिंदी में बातचीत की। तो हिंदी जो है बच्चों एक विशेष भाषा का नाम है ना? जो ब्लू रंग से आपको यहाँ नीचे दिखाया गया है, हिंदी क्या है? एक विशेष भाषा का नाम है। हिमालय क्या है? तो एक विशेष पर्वत का नाम है। और तीसरे सेंटेंस में ताजमहल और यमुना, ये भी एक विशेष चीज है। जो ताजमहल विशेष इमारत है और यमुना विशेष नदी का नाम है बच्चों, यानी एक प्रॉपर नेम है ये। इसलिए ये क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसको हम इस तरह परिभाषित कर सकते बच्चों। यहाँ पर देखें, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो मतलब खास हो, है ना, एक पर्टिकुलर नेम हो उसका, है ना, तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन कहेंगे उसको। इसके अन्य उदाहरण नीचे और भी दिए हुए एग्जाम्पल बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा के, और भी नीचे एग्जाम्पल हैं। जैसे भारत किसी कंट्री का नाम है, जो नाम, वो भी तो एक विशेष नाम है। अब अमेरिका दे दिया, देश बोलेंगे तो नहीं चलेगा बच्चों, वो दूसरे चीज में इंक्लूड होगा। लेकिन जब नाम देंगे तब वह एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे सूर्य है, मदर टेरेसा है, जापान है, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस। अब आती है बच्चों बारी संज्ञा के दूसरे प्रकार के बारे में जानने के लिए। यहाँ पर दूसरा प्रकार क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। यहाँ पर देखें बच्चों, जो दिया हुआ है चित्र में, वहां पर देखें नीचे लिखा हुआ है मक्खियां गंदगी फैलाती है, कंप्यूटर खराब हो गया है, घोड़ा दौड़ रहा है। इन वाक्यों में मक्खियां, कंप्यूटर और घोड़ा शब्द किसी विशेष प्राणी या वस्तु की नहीं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मक्खी, एक मक्खी है, चाहे वो दूसरी भी मक्खी है, तो उसको मक्खी ही कहेंगे बच्चों। एक कंप्यूटर है या फिर और भी कंप्यूटर, तो कंप्यूटर ही कहलाएगा। जैसे ये पूरे को दर्शाता है बच्चों, एक पूरे गिरोह को, पूरे वर्ग को दर्शाता है ना। घोड़ा है तो पूरे दूसरे, पूरे एक जितने भी होते हैं उन सबको घोड़ा ही कहेंगे, एक पूरे वर्ग को कहेंगे, है ना बच्चों। तो इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञाएं कहेंगे। यहाँ पर देखें, इसको हम लोग परिभाषित इस यूं कर सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है या संपूर्ण जाति का पता चलता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा
कहते हैं। अब जैसे नीचे और भी अन्य उदाहरण है बच्चों, इसके जरिए शायद आप लोग और अच्छी तरह से समझें। यहाँ देखें, जैसे पक्षी है, पक्षी में अब वो चाहे जो भी हो, पक्षी चिड़िया हो, तोता हो, मैना हो, मोर हो, उन सबको हम लोग पक्षी ही कहते हैं। पक्षी कहने का मतलब पूरी जाति, पूरे संपूर्ण जो पक्षी में काउंटिंग होते हैं उन सबको हम लोग इंक्लूड करते हैं बच्चों, इसलिए यह एक कॉमन नाउन हुआ। और अगर इसी में हम लोग यहाँ पे देते हैं कि मोर है ना, तोता, तब यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में इंक्लूड होता, प्रॉपर नाउन में होता। जैसे दूसरा उदाहरण फूल है, यहाँ पर फूल मतलब सब, बेला के फूल हो, चाहे गुलाब हो, चाहे कमल हो, चाहे चंपा हो, चमेली हो, हर किसी को, हर इस फ्लावर को हम लोग फूल ही कहते हैं, है ना। जब एक एक पर्टिकुलर नेम दे दिए, जब कह दिए कि नहीं गुलाब का फूल, तब यहाँ पर वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गुलाब जो है व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर नेम दे रहे हैं उस फूल को हम लोग। यहाँ देखिए उसी तरह पाठशाला है, फल है, सारे फल फल ही होते हैं बच्चों। जब नाम दें आम, अमरूद, केला, तब वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन जब फल बोले हम लोग तो वो जातिवाचक में आएगा। जैसे भाषा, भाषा में अब एग्जाम्पल आपको शुरू में दिया, हिंदी नाम दिए, हिंदी में बातचीत, तो एक विशेष भाषा हो गया बच्चों। लेकिन सिर्फ भाषा हम बोलते हैं तो वो पूरे संपूर्ण जाति का बोध कराता है, पूरे टोटली जो भाषा में बहुत सारे भाषा आते हैं उन सब को वो इंक्लूड करता है। दूसरा देखें यहाँ पर नदी, नदी है तो बच्चों यहाँ पे जैसे कृष्णा हुआ, कावेरी हुआ, गोदावरी हुआ, चाहे जो भी हो, उन सब सारे नदी हैं, तो उन सारों को नदी ही हम लोग कहते हैं। लेकिन जब हम कह दें कि नहीं ये कृष्णा नदी है, कावेरी है, नील है, तो अब यहाँ पर जब कृष्णा बोल दिए, कावेरी बोल दिए, नील बोल दिए, यमुना बोल दिए, तब यह एक प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जब सिर्फ नदी है तो यह जातिवाचक संज्ञा में इंक्लूड होगा, कॉमन नाउन में बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं संज्ञा के तीसरे प्रकार में। संज्ञा के तीसरे प्रकार का नाम है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर देखें बच्चों, चित्र में नीचे लिखा हुआ है जो, मनीषा को प्यास लगी है, हमें अपने देश से प्रेम है, मुझे गर्मी लग रही है। बच्चों यहाँ पर प्यास, प्रेम और गर्मी शब्द व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों के नाम ना होकर केवल भावों के नाम हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं बच्चों, देख या छू नहीं सकते हैं। इसलिए ये क्या हुए, भाववाचक संज्ञा हुए। जो शब्द, इसकी परिभाषा को देखें बच्चों, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं यानी बताते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं का और उदाहरण नीचे देखें बच्चों, क्रोध हुआ, मित्रता हुआ, दया हुआ। बच्चों यहाँ पर फिर देखें बच्चों, ये क्या आप लोग फिर देख रहे हो संज्ञा, फिर उसके दो प्रकार देख रहे हो बच्चों, इससे घबराने की बात नहीं है। ये दो और प्रकार हैं जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कुछ विद्वान संज्ञा के अन्य दो भेदों को भी स्वीकार करते हैं बच्चों। ये दो प्रकार को और इंक्लूड करते हैं नाउन में बच्चों। पहला है समूहवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को आप लोग इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं बच्चों, और द्रव्यवाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन कहते हैं। ये दो जो संज्ञा के भेद हुए, इन दो को भी बहुत सारे, माने बहुत सारे नहीं बोलेंगे, कुछ विद्वान संज्ञा के अन्य दो, मतलब ये दो भेद भी जो हैं स्वीकार करते हैं संज्ञा के प्रकार में। तो आप इसके बारे में भी समझ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखते हैं, पहले हम लोग समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। क्या है समूहवाचक संज्ञा? बच्चों यहाँ पर देखें, पहले चित्र में लिखा हुआ भारतीय सेना आगे बढ़ी। दूसरे चित्र में है आपका लिखा हुआ बच्चों की टोली नाचती है, और यहाँ कूड़े का ढेर लगा है। बच्चों इसमें सेना, टोली और ढेर शब्द किसी न किसी समूह को सूचित करते हैं। पूरे एक ग्रुप को, मतलब समूह जो ढेर सारे हैं एक ही जाति के, उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञाएं
कहेंगे। यहाँ देखें, उसको परिभाषित हम लोग यूं कर सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के, एक ही जाति के, गौर कीजिएगा बच्चों, एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी तरफ देखें बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें देखें, चित्र में पहले पढ़ें, यह हार सोने का है। दूसरे में लिखा है पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तीसरे में लिखा है चित्र पर, यहाँ पर, रोटी पर घी जरूर लगाना। अब नीचे देखें बच्चों, सोना, पेट्रोल और घी शब्द वैसे तो संज्ञा शब्द ही हैं, लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं इनको। हम इनको गिन नहीं सकते। ऐसे तो संज्ञा है बच्चों, लेकिन हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते। इन्हें नापा या तोलना पड़ता, नापना या तोलना पड़ता है बच्चों, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखें, इसकी परिभाषा को और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। धातु, द्रव्य या पदार्थ को सूचित करने के कारण इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर अब आपका संज्ञा फिनिश्ड होता है। अब हम लोग दूसरी स्लाइड में नई चीज को जानेंगे। यहाँ पर ये संज्ञा समाप्त होता है। अब नई स्लाइड में नई चीज को हम लोग जानेंगे। बच्चों, हम लोगों ने संज्ञा के बारे में जाना, समझा। अब उसके बाद आती है बारी, हम लोग र के विभिन्न रूप के बारे में जानेंगे बच्चों, कि र के भी कितने प्रकार होते हैं, कितनी शक्लें हैं उसकी। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर नाम र के विभिन्न रूप के नीचे देखते होंगे कि एक र इस तरह लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे वर्ड देखें बच्चों, रात है, सर्प है, चर्च है, प्रणाम है, प्रेम है, ट्रक है ना बच्चों। और भी नीचे पढ़ो और समझो, जैसे रीड एंड अंडरस्टैंड में आपके बहुत सारे ये दिए हुए हैं। जैसे ये र जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल शक्ल में, फेस में है, जैसे उसका लिखा हुआ है नीचे, उदाहरण रथ, रस्सी, रबड़, भारत। अब यहाँ पे देखें, इसको रेफ कहते हैं बच्चों। ये जो ऊपर पड़ा हुआ सेकंड कॉलम में, उससे क्या शब्द है यहाँ पर, कर्म है, धर्म है, खर्च है, वर्षा है। फिर है ये आड़ी रेखा, नीचे तिरछी रेखा खींची हुई है, जो वो भी र कहलाता है बच्चों। सोचिए, ये सारे र कहलाते हैं। क्रम, प्राण, समुद्र, भ्रमण। और ये जो नीचे उल्टे भी की शक्ल में बना है बच्चों, यह भी र है। ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। बच्चों, तब ये आप लोग यह देख करके सोचते होंगे कि ये इतने सारे र हैं, तो इनमें फर्क क्या है, अंतर क्या है। तो आइए हम लोग उसको डिटेल से जानते हैं बच्चों। यहाँ पर पहले तो इसको जान लीजिए कि ये जो पूरे र जो पहले वाले लाइन में दिए हुए हैं बच्चों, जो रथ, रस्सी, रबड़, भारत लिखा हुआ है, वह र अपने असली सूरत में है, मीन्स अपने ओरिजिनल फेस में है। और ये जो दूसरे में लिखा हुआ है बच्चों, इसको हम लोग रेफ कहते हैं। और तीसरे में और चौथे में जो दिया हुआ है बच्चों सिंबल, तिरछी रेखा और उल्टी भी, जो भी की शक्ल में जो र देख रहे हैं बच्चों, यानी तीसरे और चौथे में ये भी र हैं, लेकिन यह पूरे र हैं बच्चों, आधे नहीं है। इसको पूरा र ही हम लोग पढ़ते हैं, और शुरू वाला को भी पूरा र पढ़ते हैं। सिर्फ ये जो सर पे जो उल्टे हुक की तरह बना हुआ है उस सिर पे, उस रेफ को हम लोग आधा र पढ़ते हैं सब सिर्फ। अब आगे हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। बच्चों, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रोपर नाउन के बारे में जानेंगे। यहाँ देखें बच्चों, सबसे पहले चित्र में आप ऊपर देखें और सेंटेंस को पढ़ने का प्रयास करें। देखें यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, मैं बताती हूँ। पहले चित्र में लिखा हुआ है, हमने हिंदी में बातचीत की। दूसरे चित्र में लिखा हुआ है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तीसरे चित्र में है, ताजमहल यमुना के किनारे है। तो बच्चों, इसमें जो हिंदी है, हमने हिंदी में बातचीत की। तो हिंदी जो है बच्चों, एक विशेष भाषा का नाम है ना, जो ब्लू रंग से आपको यहाँ नीचे दिखाया गया है। हिंदी क्या है, एक विशेष भाषा का नाम है। हिमालय क्या है, तो एक विशेष पर्वत का नाम है। और तीसरे
सेंटेंस में ताजमहल और यमुना ये भी एक विशेष चीज है। जो ताजमहल विशेष इमारत है और यमुना विशेष नदी का नाम है बच्चों, यानी एक प्रॉपर नेम है ये। इसलिए ये क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसको हम इस तरह परिभाषित कर सकते बच्चों, यहाँ पर देखें, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो मतलब खास हो, है ना, एक पर्टिकुलर नेम हो उसका, है ना, तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन कहेंगे उसको। इसके अन्य उदाहरण नीचे और भी दिए हुए एग्जाम्पल बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा के, और भी नीचे एग्जाम्पल हैं, जैसे भारत किसी कंट्री का नाम है, जो नाम वो भी तो एक विशेष नाम है। अब अमेरिका दे दिए, देश बोलेंगे तो नहीं चलेगा बच्चों, वो दूसरे चीज में इंक्लूड होगा, लेकिन जब नाम देंगे तब वह एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे सूर्य है, मदर टेरेसा है, जापान है, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस। बच्चों हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर दूसरे र को, यानी इन दो जो आड़ी तिरछी रेखा खींची हुई है और उल्टे भी की जो र बने हुए हैं नीचे सिंबल उल्टे भी की शक्ल में बच्चों, यह भी र है। इसको हम लोग पदेन र बोलते हैं बच्चों, है ना, इन लोग इसको हम लोग पदेन बोलते हैं। अब इसको आइए, इसमें भी दो हैं बच्चों, तो मैं बारी बारी से पहले समझाती हूँ। पहले मैं आड़ी तिरछी रेखा वाले र के बारे में समझाती हूँ। यदि र से पहले वाला वर्ण आधा हो लेकिन र खुद पूरा हो तो र का रूप बदल जाएगा। बच्चों मतलब ये कहाँ पर कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में समझाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखें, क्या समझ में आया बच्चों, यदि र जो है, र से पहले वाला वर्ण, र से जो शुरू होता है वर्ण आधा हो यानी हाफ हो, लेकिन र खुद पूरा हो तो र का रूप बदल जाएगा। तब हम लोग इस तरह के ये आड़ी तिरछी वाली र देंगे। तब ये अब देंगे भी तो कहाँ देंगे उसके बारे में जानेंगे। तब र पहले वाले आधे वर्ण के नीचे तिरछी आड़ी रेखा के रूप में आएगा। जैसे यहाँ नीचे उदाहरण देखिए बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे प्रेरणा, प्रेरणा बोले बच्चों तो इसमें प आधा है। क्या बताया गया वहां पर कि जो आधे र होंगे, आधे वर्ण होंगे उसके नीचे लग जाएंगे, पैरों के नीचे आड़ी तिरछा वो र लगेंगे, पूरी र होगी वो। तो प्रेरणा। अब यहाँ पर देखे गायत्री, तो में ये नीचे रेखा खींची हुई तब जाके वो बनी त्रि। अब यहाँ पे दृष्टा, क्रम, सुभद्रा, स्रोत, ये इसको समझे बच्चों। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे पदेन में। इसको पदेन 1 से समझे और इसको पदेन 2 से आप लोग समझे। यहाँ देखिए उल्टे भी वाली पदेन में आ गए ये। यहाँ पर देखें बच्चों, किंतु यदि पहले वाला आधा वर्ण नीचे से गोलाई वाला है, जैसे ट, थ, ड, ध, छ, तब उल्टा भी जो यहाँ पे ये सिंबल है ये उल्टे भी की तरह लगेगा। कैसे बच्चों, आधे, जब क्या बताया जा रहा है, किंतु यदि पहले वाला आधा वर्ण नीचे से गोलाई वाला है, यानी इसको हम लोग गोल ट ठ ड ढ और छ जो है बच्चों, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गोल भी अक्षर बोलते हैं, गोल वर्ण भी बोलते हैं। अब बात आती है गोल वर्ण, समझ गए किसको कहते हैं, इन सबको गोल वर्ण बोलते हैं हम लोग, जो नीचे से गोल होता है। अब गोल क्यों है, नीचे से सबको देखे ऐसे करने पे चांद जैसा हल्का होगा, ऐसे गोल है जा रहा है, ये भी गोल जा रहा है, ये भी ऐसे गोल और ये भी ऐसे गोल जा रहा है बच्चों। दूसरी चीज इसकी पहचान जब बोल रहा है कि वो गोल अक्षर जो होते हैं, गोलाई वाला अक्षर जो है शुरू में जो पड़ता है वह आधा हो, तो
अब इसको आधा हम लोग कैसे दर्शाएंगे बच्चों? स्वर रहित कैसे भी होता है, और उसको आधा दर्शाने के लिए बच्चों हम लोग ये नीचे हलंत लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ट, ट जब लिखें ये हलंत नहीं है तो वो ट पूरा है बच्चों। अगर ये नीचे जो छोटी सी तिरछी रेखा उल्टी साइड में खींची हुई है तो वो हलंत जो है, हलंत लग जाने पे वो ट आधा माना जाएगा। ठ के नीचे भी ये जो लगा है हलंत, उससे ठ आधा और ड भी आधा और ढ भी आधा, छ भी आधा माना जाएगा बच्चों। तब उस वक्त हम लोग क्या समझेंगे? इस आधे वर्ण में आपका ये उल्टा भी लगेगा। उल्टा भी बनाने के लिए सिर्फ एक साइड का भी के लिए ये दिया हुआ, दूसरे साइड वाला दे देंगे तो ये उल्टा भी खुद हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तब उससे क्या बनता है? देखिए यहाँ पे राष्ट्र है, ट्रक है, ड्रम है। अब नीचे आपको इसको समझाने के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं, ये ट है, ट में रेड कलर की जो लाइन है वो आधे को दर्शा रहा है, लेकिन ये जब ग्रीन वाली बन गई तो ये पूरे ट्र ट्र र बन गए। ये आधा ट हुआ और ट में ये र पूरा हो गया, भी बन गया तो ये र नीचे पूरा हो गया बच्चों, तो ट्र हो गया। ट्र, ड्र, ढ्र, छ्र, ऐसे ये कंप्लीट होता है बच्चों। बच्चों अब आती है बारी उल्टे जो सिरो रेखा पे हुक जैसे बने रहते हैं र उसके, और ये आधे र होते हैं। उतने में से वो 3 फुल र थे बच्चों, वो पूरे पूरे र कहे जाते हैं। ये सिर्फ आधे र होते हैं, इसको हम लोग रेफ कहते हैं। इस र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रेफ कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पर, यदि र खुद आधा हो तो उसका रूप बदल जाएगा, तब वह बाद वाले पूरे वर्ण पर बैठेगा। ये सिंबल देख रहे हैं रेड कलर से बच्चों, ये र का सिंबल है, इस रूप में वो लिखा जाएगा बच्चों। जैसे यहाँ पे कर्म है ना, क्या बोला गया? यदि र खुद आधा हो, आधा यानी इस तरह का र जो सिंबल ऊपर दिया गया है बच्चों उस तरह का हो, तो उसका रूप बदल जाएगा। आधा होगा तो उसका रूप बदल जाएगा, तब वह बाद वाले अक्षर यानी बाद वाले पूरे वर्ण पर बैठेगा। मतलब जैसे कर्म क है, उसके बाद र का पर्ण आता है साउंड बच्चों, कर्म, तो म पे बैठेगा बच्चों। जहां पे र का साउंड आएगा उससे अगले वर्ण पे वह र जो होगा आधा बैठ जाएगा। जैसे यहाँ पे मर्त्य, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करेंगे बच्चों, इसका भी नियम है यहाँ पर कि ये जो त हो है आधे वाला पर ना बैठ करके वो पूरे वाला पे ही बैठेगा। अर्जित यहाँ पर है, वर्णिक यहाँ पे दीर्घ है और दार्य है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, यहाँ पे खुद आधा आधा हो जाता है। यहाँ पे म है, र नीचे देखिए आधा और त भी आधा है, और इसको वर्ण विच्छेद यानी अलग अलग करने पे ये होता है। अब यहाँ पर देखे बच्चों, यहाँ पर है आपका एक और एग्जाम्पल वर्ष, यहाँ पे है वर्तस्य। अब यहाँ पर भी इसका वर्ण विच्छेद करके दिखाया गया है कि ये इतने जो आधे होंगे, जहाँ पे र का आधा र का साउंड आ रहा है बच्चों, लेकिन उसके बाद भी कोई वर्ण आधा आधा है तो उस पर वो ना बैठेगा, उस पर वो आधा र नहीं बैठेगा। ये जो पूरा होगा उसके बाद का वर्ण उस पर ही बैठेगा। तो बच्चों हम लोग इस तरह जाने कि र हमें 4 रूपों में दिखाई देता है, जो चारों यहाँ पर है। जैसे पहला पूरा मूल रूप में जो दिखता है राम, व्याकरण, उससे 2 उदाहरण यहाँ है। ये आड़ी तिरछी रेखा वाला का 2 उदाहरण है, क्रम, प्रगति। और भी वाले जो भी उल्टे भी की शक्ल में र रहता है उसका भी है ट्रक, ड्रम। और रेफ से भी यहाँ पे है क्रम और दीर्घ। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह तरह तरह के जो र के रूप हैं उस समझ में अच्छी तरह से आए होंगे। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।